आपके सामने रख देते हैं। इस वक्त मुल्क की जो सिक्योरिटी की सूरत हाल है वो आपके सामने है। ख़ुसूसन जो सूरत हाल इस वक्त बलूचिस्तान में है और जिस किस्म का ऑपरेशन वहाँ पे चल रहा है, और ऑपरेशन के साथ साथ जैसी कार्रवाइयाँ वहाँ दहशतगर्दी की हो रही हैं, जिनमें निशाना बनाया गया आम पाकिस्तानियों को, सिक्योरिटी फोर्सेस को, आम लोगों को, और उसके नतीजे में 70 से ज़ायद लोग गुज़िश्ता 2-3 दिन के अंदर जो रिपोर्ट हुए वो जाँ बहक हुए हैं। जबकि सिक्योरिटी फोर्सेस भी कार्रवाई कर रही हैं, जहाँ पे कुछ शहादतें भी हो रही हैं, दूसरी जानिब जो दहशतगर्द हैं वो भी मारे जा रहे हैं। अब एक तरफ ये सूरत हाल है, लेकिन उसके साथ ही साथ कच्चे के डाकू अभी तक काबू नहीं आ रहे हुकूमत के। बार बार जो भी आईजी नया आता है, चेंज होता है, हर साल वो वहाँ पे ऑपरेशन का दावा करते हैं और ऑपरेशन करने की बात करते हैं। एक्चुअली जो कच्चे की फसलें हैं ना, उनके अंदर मुझे आज किसी ने बताया कि एक बहुत बड़ा राज है। होता यह है कि कच्चे का इलाका बड़ा जरखेज इलाका है, वहाँ पे पानी की मिकदार बढ़ जाती है हर साल, और जब पानी की मिकदार कम होती है तो बड़ी जरखेज ज़मीन नीचे से निकलती है। उस ज़मीन के अंदर जो है वो सर्दियों के अंदर डाल दिया जाता है दाना, और वहाँ हर साल बेहतरीन एक फसल पक के निकलती है, और ये फसल जो है उसके ऊपर लड़ाई भी होती है और वहाँ पे जंग शुरू हो जाती है, और इसका हिस्सा लेने के लिए कुछ सरकारी लोग भी पहुँच जाते हैं और जो सियासी लोग हैं वो भी इसके अंदर इन्वॉल्व हैं। तो ये पूरा एक माफिया की तरह काम करता है। ये चीज़ें इतनी सादी नहीं है जैसे हमें दिखाई देती हैं। और इनको हथियार कौन पहुंचाता है, इतने जदीद हथियार। मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसमें दिखाया था कि कच्चे के जो डाकू हैं उनको पुलिस वाले गोलियां फराहम कर रहे थे, और पुलिस वाले बाकायदा उन्हें गोलियां बेच रहे थे। उन्होंने मुझे इंटरव्यू करते हुए बताया था 2013-14 में कि हमें हथियार जो हैं और जो गोलियां हैं, जो एमुनिशन है, वो हम पुलिस से लेते हैं और वो हमें फराहम करते हैं, इसके बदले में हम उनके काम करते हैं। तो जनाब इस तरह जब मामला चलेगा तो फिर कच्चे के डाकू तो कभी काबू नहीं आएंगे ना। मईशत की सूरत हाल नाज़रीन आपके सामने है। आम आदमी के लिए महंगाई कहाँ पहुंच गई है, बिजली गैस की कीमत, पेट्रोल की कीमत, हर चीज़ की कीमत, जो खाने पीने की चीज़ें उनकी कीमतें आसमान से बातें कर रही है। हुकूमत इस वक्त कर्जों के लिए हाथ पंग मार रही है। देखिए, हुकूमत का एक गैप है जो वो कवर करना चाह रही है, और एक रिपोर्ट है, और ये रिपोर्ट जो है वो मियाँ शाहिद साहब ने, बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनसे मैंने ये रिपोर्ट ली। तो एक्चुअली रिपोर्ट ये है कि काउंटर करेंसी ऑर्गेनाइजेशन की ताज़ा तरीन एक रिपोर्ट आई है। उस रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान को बैरूनी अदायगियों में मुश्किलात का सामना है। आसान करके आपको ये बताऊं तो पाकिस्तान आलमी सतह पे जो कमर्शियल बैंक हैं, यानी पूरी दुनिया के अंदर बैंक होते हैं ना, आलमी बैंक भी होते हैं कमर्शियल किस्म के, उन बैंकों से पाकिस्तान बड़े महंगे कर्जे उठा रहा है। कमर्शियल बैंकों से बहुत ज्यादा शरह सूद के ऊपर पाकिस्तान कर्जे उठाने का मंसूबा बना रहा है, और अभी हालिया बजट में पाकिस्तान ने 30 अरब डॉलर्स का मजीद कर्जा लेने का फैसला किया है। यह मंसूबा बनाया पाकिस्तान ने, और इसमें अमारात का जो 3 अरब डॉलर्स का रोल ओवर है वो भी इसके अंदर शामिल है। IMF की जानिब से जो 7.5 अरब डॉलर आपको मिल रहे हैं, 7 अरब डॉलर लगभग, उसमें भी बहुत ज्यादा ताखीर हो रही है। इसकी वजह से हुकूमत के हाथ पांव फूल गए हैं। अब इस वक्त एक फैक्ट मैं आपके सामने रख देता हूं, और वो फैक्ट आपको चौंका देगा, आपको हिला देगा। ये मैं बात कर रहा हूं दिसंबर 2022 की। दिसंबर 2022 में इमरान खान साहब की हुकूमत खत्म हुए तकरीबन 8 महीने गुजर गए थे। तो इमरान खान साहब की हुकूमत खत्म होने के बाद जो कर्जे लिए गए वो इसमें शामिल नहीं कर रहा, लेकिन दिसंबर 2022 में 70 अरब रुपए से बढ़ के, 70 अरब डॉलर से बढ़ के जो पाकिस्तान के बैरूनी कर्जे हैं वो अब तक 126 अरब डॉलर तक पहुंच चुके हैं। यानी पाकिस्तान बनने से लेकर दिसंबर 2022 तक जो मुझे इंफॉर्मेशन मिली उसके मुताबिक दिसंबर 2022 तक 70 अरब डॉलर का कर्जा था, और अब जो है वो 126 अरब डॉलर तक बैरूनी कर्जा पहुंच चुका है। अब इसके अंदर और बहुत सारी तफसीलात हैं, मेरे ख्याल में उसकी जरूरत नहीं है, बस आपको मोटी चीजें मैंने बता दी है कि पाकिस्तान अब महंगे कर्जे लेने की तरफ जा रहा है, और वो इसलिए ले रहा है कि हमारे खसारे पूरे नहीं हो रहे। और जब इतने बड़े कर्जे पाकिस्तान लेगा तो 3-4 चीजें तो डेफिनेटली होंगी। एक, पाकिस्तान में महंगाई बढ़ेगी। दूसरा, पाकिस्तान में टैक्सों का बोझ अवाम के ऊपर मजीद डाला जाएगा। तीसरा, पाकिस्तान के अंदर जो तरक्याती मंसूबे हैं वो खत्म होना शुरू हो जाएंगे और पाकिस्तान की ग्रोथ स्लो हो जाएगी। ये चीजें तो 3 डेफिनेटली होंगी, और पाकिस्तान को भारी कर्जे वापस करने पड़ेंगे। सूद की अदायगियों के लिए पाकिस्तान फिर और कर्जे लेगा। ये सूरत हाल पाकिस्तान को सामना करना पड़ सकता है। इंटरनेट पाकिस्तान के अंदर सूरत हाल आपके सामने है, बंद पड़ा है। इंडस्ट्री पाकिस्तान के अंदर बंद हो रही है। मुल्क भर में ताजरों की आज के दिन में हड़ताल है। इस हड़ताल में 3 बड़ी सियासी जमातों ने, और भी जमातें हैं, फजलुर रहमान साहब की जमात ने इसमें उनकी हमायत की है, ANP ने भी हमायत की है ताजरों की, और इसके अलावा जमात इस्लामी ने भी ताजरों की जो हड़ताल है उसकी हमायत की है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो डेफिनेटली वो भी अपोजिशन है तो वो इसका हिस्सा होंगे।
लेकिन बड़ी सियासी जमातों ने ताजरों की हड़ताल की हमायत की है। देखना यह है कि ताजरों की हड़ताल आज शाम तक हम आपको रिपोर्ट करेंगे कि क्या सूरत इख्तियार करती है। सरमायाकार मुल्क से भाग रहे हैं, जो हुनरमंद लोग हैं, जो तालीम याफ्ता नौजवान हैं या जो प्रोफेशनल्स हैं, वो मुल्क छोड़कर जा रहे हैं। और इस वक्त जो एक और रिपोर्ट आई है, और ये रिपोर्ट जी है सनाउल्लाह खान साहब का दावा है, वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के पास 16,000 पासपोर्ट एक दिन में बनाने का जो है वो कोटा मौजूद है। यानी पाकिस्तान के पास जो सलाहियत है, उस सलाहियत के मुताबिक एक दिन में सिर्फ 16,000 पासपोर्ट बन सकते हैं। लेकिन रोजाना की बुनियाद के ऊपर कम से कम 50,000 लोग पासपोर्ट बनाने के लिए आते हैं। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तानी पासपोर्ट वही बनाता है जिससे मुल्क से बाहर जाना हो। जिसने पाकिस्तान को छोड़कर जाना नहीं है वो तो पासपोर्ट नहीं बनाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 15 लाख पाकिस्तानी कम से कम हर महीने पासपोर्ट बना रहे हैं। 15 लाख पाकिस्तानी कम से कम हर महीने पासपोर्ट बना रहे हैं। अगर सारे नहीं जा पाते, कम से कम उनमें 1-2 लाख तो चले जाएंगे। तो जितनी तेजी से पाकिस्तानी पाकिस्तान से निकलकर बाहर जा रहे हैं, यह रफ्तार इससे पहले कभी नहीं हुई थी। अब इस वक्त इन सारी चीजों में हुकूमत की तवज्जो होनी चाहिए, गवर्नेंस की तरफ तवज्जो होनी चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर की तरफ तवज्जो होनी चाहिए, रूल ऑफ लॉ की तरफ तवज्जो होनी चाहिए, सिक्योरिटी की सूरत हाल की तरफ, मईशत को बेहतर करने की तरफ। ये सारी चीजों पर गौर करने की बजाय हुकूमत कर क्या रही है? हुकूमत की पूरी तवज्जो है जी इमरान खान को अंदर रखो, पूरी तवज्जो है जी इमरान खान की बीवी को भी अंदर रखो, पूरी तवज्जो जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तुन के रखो, इनके बंदे उठवाओ, इनके बंदे उठा के गायब करो। पूरी तवज्जो ये है कि आजादी इज़हार राय को दबा दो, मीडिया को मुकम्मल तौर पे कंट्रोल करो। तवज्जो इनकी इस चीज की है कि मुखालिफिन को गायब करवा दें, जमहूरी इक़्तिदार को पूरी तरह पामाल कर दें। और अब इन्होंने एक बड़ी अजीबोगरीब हरकत शुरू की है। ख्वाजा आसिफ साहब के ट्वीट से मुझे इसकी बू आई थी, फिर कुछ और सियासतदानों ने हरकत की, फिर कुछ और लोगों ने हरकत की, फिर इस वक्त जो हुकूमती जमातों के हमायती सहाफ़ी हैं वो अब ये हरकत शुरू कर चुके हैं कि वो बलूचिस्तान में होने वाले दहशतगर्दी के वाकयात को बलोचों और पंजाबियों का मसला बना रहे हैं। देखिए, जो दहशतगर्द है ना, उसका कोई सूबा नहीं है, उसकी कोई जबान नहीं है, उसकी कोई नस्ल नहीं है। यानी दहशतगर्द तो दहशतगर्द है। जो आम आदमी को कत्ल करे वो तो दहशतगर्द है ना, जो आम मजदूर को कत्ल करे वो दहशतगर्द है। भाई अगर किसी की लड़ाई किसी रियासत के साथ किसी और जगह पे है, वो उसके ऊपर आप डिबेट कर सकते हैं, लेकिन जो आम मजदूरों को कत्ल करे, आम शहरियों को मारे, जो बच्चों के ऊपर अटैक करे, वो तो दहशतगर्द है, बदतरीन दहशतगर्द है। तो उसको आप कैसे कर सकते हैं कि ये उस सूबे का बंदा और इस सूबे का बंदा है? तो जानबूझकर ऐसी कोशिश की जा रही है। इवन पाकिस्तान टेलीविजन पे काम करने वाले सहाफी, यानी मैं इतनी बेअक्ली की तवक्को नहीं कर सकता था कि वो ये कह रहे हैं कि जनाब बलोच बहुत बुरे हैं या बलोचों का बाइकआउट होना चाहिए। वाह, क्यों नहीं, क्यों बाइकआउट होना चाहिए? यानी वो हमारे भाई हैं, मैं बलोचों की बहुत इज्जत और कदर करता हूं। ये वो लोग प्रोपेगेंडा कर रहे हैं जो अपनी सारी जिंदगी में अगर कभी बलूचिस्तान गए हैं तो कोयटा तक गए हैं, या कभी बलूचिस्तान गए हैं तो गवादर तक गए हैं। उसके अलावा इन्होंने बलूचिस्तान की सरजमीन पे पांव नहीं रखा हुआ। मैं बलूचिस्तान की सरजमीन पे घूमा हूं, मैं डेरा बुगटी तक गया हूं, मैं बलूचिस्तान के दूर दराज इलाकों तक गया हूं, मैंने बलूचिस्तान के उन एरियाज में ट्रेवल किया है जहां पे नॉर्मली बहुत सारे हमारे बलूचिस्तान के दोस्तों ने भी ट्रेवल नहीं किया होगा। तो मैंने बलूचिस्तान घूमा है, मैं वहां के लोगों को जानता हूं, और जो लोग वहां के लोगों को जानते हैं वो उनकी कदर करते हैं। कभी बलोचों से मिलकर देखें वो कितने मेहमान नवाज हैं, कभी उनसे मिलकर देखें वो कितना ख्याल रखने वाले हैं, कितनी मोहब्बत करने वाले हैं, कितना अमन और प्यार का दर्स देने वाले हैं। वो ऐसे लोग नहीं है जिस तरह का उनको पोर्ट्रे किया जा रहा है। ऐसा ही प्रोपेगेंडा पहले कबायलियों के खिलाफ किया गया था, ऐसे ही प्रोपेगेंडा जो है वो कराची में महाजरों के खिलाफ किया गया था। ये सारे लोग पाकिस्तानी बहुत अच्छे हैं, हालात लोगों को थोड़ा सा मजबूर कर देते हैं। और दूसरी एक और चीज की जा रही है कि जो पॉलिटिकल लोग हैं वो इस चीज को हवा क्यों दे रहे हैं? यानी कह रहे हैं जी उनके जो चाय के होटल है वहां से चाय नहीं पीनी। क्यों नहीं पीनी भी? सबसे अच्छी चाय उनके होटल पे है, मैं तो जाके पीऊंगा वहां पे, और बाकी लोगों को भी जाके पीनी चाहिए। तो बलोच हमारे भाई हैं, जैसे सिंधी हमारे भाई हैं, जैसे पठान हमारे भाई हैं, जैसे पंजाबी हमारे भाई हैं। यानी हम सारे मिलते हैं तो एक मुट्ठी बनती है ना, एक पाकिस्तान बनता है। तो इस किस्म की नफरत को ये फैलाने का वक्त तो नहीं है। तकसीम करने का फायदा क्या? तकसीम करने से तो उल्टा नुकसान हो जाएगा। तो इस तकलीफ के वक्त में मैं आपको बताता हूं, मेरे चंद दोस्त हैं जो बलूचिस्तान से, उनका मुझे फोन आया, उन्होंने कहा जी हमें बड़ी तकलीफ है इमरान भाई, हमें बड़ी तकलीफ है, बलूचिस्तान की सरजमीन पे ये वाकया हुआ, हमें बड़ी तकलीफ है, हम इस दहशतगर्दी की मजम्मत करते हैं। लेकिन वो लोग अगर खुलकर बात करते हैं तो उधर की सूरत हाल तो देखें आप सिक्योरिटी की, उनके ऊपर तो थोड़ी थोड़ी देर के बाद अटैक आता है। वहां पे तो जगह जगह के ऊपर लॉ एंड ऑर्डर तो है ही नहीं वहां पे, और जो हुक्मरान वहां पे बिठाए हुए हैं वो अजनबी हैं।
यानी सबसे बड़ा ये मसला तो एक सियासी मसला है ना। बलूचिस्तान को एक्चुअली जो प्रॉब्लम शुरू होता है वो उनका सियासी मसला है। सियासी मसला हल हो जाएगा तो आहिस्ता आहिस्ता बाकी मसाइल भी हल हो जाएंगे। अब इस वक्त जो वहां पे हुकूमत बैठी हुई है वहां के लोग उन्हें जानते ही नहीं है, अजनबियों की हुकूमत है। जिसको दिल किया 8वें नंबर से उठा के पहले नंबर पे बिठा दिया, को 5वें नंबर वाले को पहले नंबर पे कर दिया। यानी जो जो बंदा कंप्रोमाइज था उसको उठा के असेंबली के अंदर पहुंचा दिया। अब उस असेंबली के अंदर अगर आप देखें जो लोग बैठे हुए हैं वही बलूचिस्तान के मसले की वजह है। अगर बलूचिस्तान के अपने लोग जिनको वहां के लोग ओन करते हैं वो उन असेंबलियों के अंदर बैठे हो तो वो सूरत हाल को बेहतर कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे डॉक्टर मालिक बलोच थे, जैसे और बहुत सारे लोग हैं, वो लोग जो एक्चुअली बलूचिस्तान के अवाम के दिलों में रहते हैं या उनके साथ उठते बैठते हैं या उनके कल्चर को या उन्हें समझते हैं, वो लोग अगर असेंबली के अंदर आएंगे तो मेरे ख्याल में सूरत हाल बेहतर होती है इसकी निस्बत तो बहुत ज्यादा। अब एक और जी 2 खबरें एक साथ लगी हुई थी, मैं दोनों आपके सामने रख देता हूं। और एक तो ख्वाजा आसिफ साहब का आप देखें कि वो रोजाना जलसे के ऊपर स्टेटमेंट देते हैं। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा कैंसिल हुआ, रोजाना कहते हैं कि जी इमरान खान साहब ने इसलिए कैंसिल कर दिया, कभी कहते हैं पीटीआई के बंदे नहीं आ रहे थे, कभी वो कहते हैं जी इमरान खान साहब ने एस्टेब्लिशमेंट की खुशनुदी के लिए कैंसिल कर दिया, कभी वो कहते हैं जी इनकी अपनी ख्वाहिश थी, ये कैंसिल करना चाहते थे, इनको मौका मिला इन्होंने कैंसिल कर दिया। ख्वाजा साहब ने कल रात भी ये स्टेटमेंट दिया। ये वजीर दिफा है पाकिस्तान के और पाकिस्तान के सिक्योरिटी के मामला आपके सामने है। वजीर दिफा को उस वक्त भी सिक्योरिटी मामला से ज्यादा इस बात की फिक्र है कि जेल में बंद एक कैदी क्या सोच रहा है, क्या खा रहा है, क्या कर रहा है या क्या करने वाला है। आप इनकी संजीदगी का अंदाजा कर लीजिए कि इनकी प्रायोरिटी में कहीं पे भी ये मुल्क नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि ये लोग आकर बैठ गए कुर्सियों के ऊपर और इन्हें पता है कि इन्होंने करना कराना कुछ नहीं है, हुकूमत किसी और के पास है, वो हुकूमत भी खुद ही चलाएंगे, वो फैसले भी खुद ही करेंगे, ये सिर्फ वहां बैठेंगे और बैठ के इमरान खान की मुखालफत करेंगे और इन्होंने कुछ नहीं करना। भाई जो करने वाला काम है कम से कम जो आप डिलीवर कर सकते हैं, जो काम आप कर सकते हैं वो तो आप कर दें। अब ये मरियम नवाज साहबा ने जो है वो 4 बिल ट्वीट कर दिए। पहले अपनी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर से एक करवाया, जब उसकी अच्छी खासी दुर्गत बन गई लोगों ने पकड़ के पोस्टमार्टम कर दिया तो खुद उठा के 4 बिल पोस्ट कर दिए। अब वो जो 4 बिल पोस्ट किए मरियम नवाज ने तो उनमें नाम और एड्रेस जो ऊपर वाला एरिया उसको छुपा दिया। अच्छा उसको छुपाया पता क्यों? उसको छुपाया इसलिए कि कोई ऑनलाइन चेक ना कर सके कि इनका बिल पे हुआ या नहीं हुआ। लोग फिर ऑनलाइन चेक कर लेते हैं ना कि इनके ये पैसे पे हुए हैं या नहीं हुए। तो अब उन्होंने ऊपर वाला नाम और उसका एड्रेस जो है वो छुपा लिया। ये है उनकी शफाफियत पंजाब गवर्नमेंट की। बहरहाल नाम और एड्रेस छुपाने की और भी वजूहत हो सकती हैं ताकि कोई ना चला जाए, कोई इंटरव्यू ना कर ले, कोई लोग इनको तंग ना करें, उनकी प्राइवेसी ना डिस्टर्ब हो जाए। ये कह सकते हैं लेकिन पाकिस्तान में ऐसा कुछ नहीं होता। बहरहाल ये बिलों वाले भी सामने आ जाएंगे, खुद ही बता देंगे कि हमारा बिल पे किया गया है या नहीं किया गया। लेकिन चारों बिलों में आपको एक बड़ी मजेदार चीज मैं आपको बताता हूं। एक बिल में जी 342 यूनिट इस्तेमाल हुए, बिल बनता है जी 18,638 रुपए। 342 यूनिट का 18,638 रुपए। अब अगर आप इसको तकसीम करें ना तो ये 54 रुपए 50 पैसे का एक यूनिट पड़ा है। यानी 342 वाले को 54 रुपए 50 पैसे का एक यूनिट पड़ा है। ये इमरान खान के दौर में पड़ता था 20-22 रुपए का यूनिट, जो 300 से ऊपर वाला था। 300 से ऊपर जाता था 20, 25, 20 इसके बीच में, इससे ऊपर नहीं जाता था। और इस पे सब्सिडी दीजिए 4,788 रुपए। बिल जो अब पड़ा है वो 13,850 रुपए, यानी 40 रुपए 50 पैसे का फिर भी उसको जमा करवाना पड़ेगा। इमरान खान के दौर में इससे आधा था। यानी ये अवाम का जेब से निकाला हुआ पैसा। दूसरा बिल आप देख ले 326 यूनिट, ये पड़े हैं जी 19,355 रुपए के। फी यूनिट की कीमत पड़ी है इस बिल में 59 रुपए 40 पैसे, यानी लगभग 60 रुपए का बिल पड़ा है एक यूनिट। 60 रुपए का एक यूनिट पड़ा है ये गरीब आदमी को जिसने 326 यूनिट इस्तेमाल किए हैं। और इसमें मरियम नवाज ने दिया जी, मरियम नवाज ने की तरफ से देना था, कोई घर से पैसे थोड़ी निकाले, ये कैप्टन सफदर साहब ने या मियां साहब ने थोड़ी दिए। पैसे तो हमारे ही हैं, हमारी एक जेब से निकाल के दूसरी में डाल रहे हैं। तो 4,564 रुपए जी इसमें दिए। 14,791 रुपए का बिल पड़ा है। और इसको आप जरा गौर कीजिएगा, इसमें भी 45 रुपए 40 पैसे का यूनिट पड़ा, यानी 14 रुपए सस्ता करके भी उसको 45 रुपए और 40 पैसे का यूनिट पड़ा है। इमरान खान के दौर में वैसे ही इसका यूनिट जो है वो 20 रुपए 25 रुपए के बीच में था, मैक्सिमम सारे टैक्स डाल के। यानी जितना इन्होंने कम करने के बाद बिल भेजा है इमरान खान के दौर में, इससे आधे से कम बिल वैसे ही आता था। ये इन्होंने रिलीफ दिया। अब इसका मैं आपको सिंपल करता हूं। एक बंदे का बिल था नाजरीन पहले 5,000 रुपया,
इन्होंने उस बिल को पहुंचाया 20,000 रुपए पे। 20,000 रुपए पे पहुंचाने के बाद उसमें सब्सिडी दी कितनी, 5,000 रुपए, और अब उसको आ गया 15,000 रुपए बिल। तो वो जो 5,000 वाला बिल था उसके वो अब 15,000 रुपए पे कर रहा है। तो जो ऊपर वाले 5,000 है उन्होंने एहसान चढ़ा दिया, और ये पैसा भी कोई अपनी जेब से नहीं दे रहे। अभी एक बहुत बड़ा स्कैंडल बाकी पड़ा है जो मैंने आपको बताया था, और वो स्कैंडल ये है कि जो लोगों से इजाफी बिल वसूल किए गए हैं लंबे अरसे तक, वो जो ओवर बिलिंग हुई है जिसमें लोगों से इजाफी बिल वसूल किए गए हैं, अरबों रुपए का खांचा लगाया गया है, उस पैसे का अभी तक कोई हिसाब नहीं दिया, कोई बंदा गिरफ्तार नहीं हुआ, किसी बंदे की पकड़ नहीं हुई अभी तक। या तो बंदे पकड़े ना, वहां पे बताएं पैसा कौन ले गया, सरकार के पास गया ना। अब वो इतना सारा पैसा आवाम से निकाल के उसमें से थोड़ा सा वापस कर दें आप, तो ये आप सब्सिडी दे रहे हैं आवाम को। और सिंप्लीफाई करता हूं, 20 रुपए वाला यूनिट पहले पहुंचाया 60 रुपए पे, 60 रुपए में से 14 रुपए कम करके वो बिल, अब वो यूनिट दे रहे हैं 46 रुपए का। तो फिर भी आपको 26 रुपए ज्यादा देने पड़ रहे हैं, यानी डबल से ज्यादा। तो ये है जनाब इनकी सब्सिडी, इसको आपने ज़हन में रखना है। ये कोई इनका अपना पैसा नहीं है, कोई ये अपने खानदान की मिलें फैक्ट्रियां बेच के आपको नहीं दे रहे। ये आप ही की जेब का पैसा है, आप ही के टैक्स का पैसा है, आप ही से लूट के लिया गया है, या आप ही के नाम पे कर्जा लिया जा रहा है, और वही आपके ऊपर थोड़ा थोड़ा ऐसे खर्च किया जा रहा है, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा। नाज़रीन, एक आखिरी खबर मैं आपको बताऊं कि ऑक्सफोर्ड में इमरान खान साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इस वक्त पीएमएलएन के लिए, और वो पूरी कोशिश कर रहे हैं लॉबिंग करने के लिए। कुछ लोगों को हायर किया गया है और उन्हें भिजवाया भी गया है, बाहर वो मुलाकातें करते फिर रहे हैं। उनके बारे में कुछ चीजें सामने भी आ रही हैं कि वो कोशिश कर रहे हैं किसी तरह इमरान खान साहब को इलेक्शन लड़ने से रोका जाए, क्योंकि अगर इमरान खान साहब ये इलेक्शन लड़ेंगे तो इस बात के कभी इम्कानात हैं कि वो ये इलेक्शन जीत सकते हैं, और अगर वो ये इलेक्शन जीत जाते हैं, ऑक्सफोर्ड के चांसलर बन जाते हैं, तो ये बहुत बड़ा बूम होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब के लिए और पाकिस्तान के लिए भी। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।